गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डीप में जा करके देखा था कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड केमिकल बॉन्ड्स और बॉन्ड में क्या अंतर होता है। आज हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के बाद आयनिक बॉन्ड का कुछ भी ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था आयनिक बॉन्ड, और आज हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लोग आज सारे ही पॉइंट्स को देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड बनने में क्या होता है, एक कैटायन होता है, और कैटायन जो है अपना, इसको आप एक्सेप्टर नहीं, इसको आप डोनर कहते हैं। चलिए, ये डोनर एटम हो गया जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इन जनरल केसेस मैंने आपको बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम कंप्लीटली डोनेट करेगा। मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, उन 3 में से किसी भी एक कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा हो तो आप कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड बना है। आपने कहा अच्छी बात है सर। कैटायन हो गया और दूसरा हो गया एनायन, और एनायन को हम लोग कह रहे हैं एक्सेप्टर एटम। बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि जो कैटायन वाला एटम है, एक्सेप्टर एटम है, इसका साइज बड़ा होना चाहिए। साइज शुड बी लार्ज, साइज शुड बी लार्ज, मतलब ये एटम इस एटम की तुलना में बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके, और यहाँ पर फाजांस रूल कहीं एप्लीकेबल ना हो जाए। मतलब कैटायन का साइज यदि छोटा हो गया तो एनायन उसको कंप्लीटली इनगल्फ कर लेगा और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। साइज शुड बी लार्ज, कैटायन साइज। दूसरा, अगर साइज बड़ा है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। आपने कहा ठीक है। देखिए, चार्ज ऑन द एटम शुड बी लेस, ऑन द एटम शुड बी लेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। आपने कहा कैसे सर? जैसे देखो, अगर मान लो एल्यूमिनियम Al प्लस बनता कहीं पर जाकर के, तो Al प्लस बनेगा तो मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बनेगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर रहने चला गया है, मतलब उसका घर एटम तोड़ देगा तो छोटा हो जाएगा, एटम श्रिंक हो जाएगा। व्हेनेवर एन एटम कन्वर्ट्स इनटू इट्स कैटायन इट्स साइज डिक्रीजेस। आपने कहा ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर और रिलीज करा दो तो ये Al2 प्लस बन जाएगा और छोटा हो जाएगा, और तीसरा करा दो तब तो आप देखोगे कि ये पॉइंट साइज का हो जाता है, पॉइंट। मैं फिर से एक बार समझाऊं इसको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे किसी एटम से तो उसका साइज श्रिंक होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्योंकि इनिशियली नेचुरल कंडीशन में जो एटम होता है उसके जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, आउटर मोस्ट में या सारे सेल्स मिला करके उतने ही इलेक्ट्रॉन भी उसके पास होते हैं, तो फोर्सेस बराबर होती हैं, तो एटम का साइज एकदम कांस्टेंट रहता है। लेकिन आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाला, अब गौर करिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही है, वो तो बाहर जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या, अंदर की तरफ खिंचाव बढ़ गया है तो एटम का साइज श्रिंक हो जाता है। लेकिन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, यानी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्रोवाइड करते हो, और तब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एटम का साइज छोटा होता है। बट अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एटम का साइज ड्रास्टिकली छोटा होता है, एकदम श्रिंक हो जाता है, पॉइंट चार्ज जितना। अब खुद ही बताओ कि जैसे ही पॉइंट चार्ज जितना होगा और यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा और यहाँ पर क्लोरीन, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 3 मोल क्लोरीन ऐसे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे Al3 प्लस। अब आप खुद बताइए कि इस एल्युमिनियम का साइज पॉइंट हो गया है और ये क्लोरीन बड़ा एनायन है, तो फिर से वही हो जाएगा फाजांस रूल। व्हेन द कैटायन साइज इज वेरी स्मॉल एंड एनायन साइज इज वेरी लार्ज, द कैटायन विल गेट engulfed by the anion and cumulative electron cloud of both of them will start delocalizing over the surface, thereby losing its ionic character। हिंदी में बात यह है कि जब भी कैटायन का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, एनायन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर का लॉस हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। आपने कहा ठीक है। तो एक तो बात हमने समझ ली सर कि चार्ज जो है वो एटम के ऊपर कम होना चाहिए, और इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहता है, इनडायरेक्टली कि भैया कैटायन का साइज बड़ा रखिए तभी आप आयनिक बॉन्ड बना पाएंगे। आपने कहा ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन द एटम के बाद देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शुड बी लेस। जो डोनर है उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, सारी बातें समझ में आ गई। आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, चार्ज
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शुड बी लेस एंड साइज शुड बी लार्ज। दूसरे तरफ आइए कि एनायन के साथ क्या होना चाहिए, तो एनायन का साइज शुड बी स्मॉल। जितना छोटा एनायन उतना हमारे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अच्छा है। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पर हम लिख रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है सर, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EgH माइनस भी कहते हैं। जब भी किसी एटम को, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो वो खुशी खुशी में ढेर सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे कोई बुरा आदमी है, कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी है, उसको आप जाकर के कोई हथियार बेचो तो वो पैसे नहीं देगा क्या आपको? बिल्कुल देगा। कोई अच्छा आदमी तो नहीं देगा। लेकिन जो पहले से इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो खुशी खुशी में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। उसी एनर्जी को डेल्टा EgH माइनस कहते हैं, या उसका थ्योरेटिकल टर्म, क्वालिटेटिव टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। आप मेरा पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। ये क्या बात है सर, कि वो एटम ऐसा होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन जब डोनर उसको देगा तो वो बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करे, क्योंकि लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जितनी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। आपने कहा ठीक है। चार्ज ऑन द एटम शुड बी लेस, और यही मैं बोल रहा था कि चार्ज ऑन द एटम शुड बी लेस, शुड बी लेस हेयर ऑल्सो, कि आपको एनायन का भी चार्ज कम रखना होगा। आप खुद सोचो कि भैया Cl है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं, Cl माइनस बना। तो अब एटम के अंदर कोई नया इलेक्ट्रॉन रहने आया है, तो एटम उसके लिए नया घर बनाता है, मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो ये Cl पे 2 माइनस, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, बट आपको समझना है, काफी सारी चीजें केमिस्ट्री में है जो मैं हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए सिर्फ यूज करूंगा। तो देखो, अगर एनायन का साइज बढ़ता जाएगा तो फिर तो वही खतरा हमारे सामने है, फाजांस रूल का, कि अगर कैटायन से बड़ा हो गया बहुत ज्यादा एनायन, तो अगेन देयर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, द आयनिक कैरेक्टर विल बी लॉस्ट। तो हम लोगों ने बोला बढ़िया बात है सर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि चार्ज कैटायन के ऊपर भी कम होना चाहिए और चार्ज एनायन के ऊपर भी कम होना चाहिए। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया। और सबसे आखिरी बात कि भैया यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शुड बी हाई। अब मैं यहां से आपको एक और कंक्लूजन निकाल करके देता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या अंतर है। तो साइज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता होगा। क्यों होता होगा? क्योंकि एटम का साइज जितना छोटा रहेगा, एटम का साइज जितना छोटा रहेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो देना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे का लेना चाहेगा। फिर से सुनिए, साइज जितना बड़ा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। साइज जितना छोटा, साइज जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। आपने कहा ठीक है सर, मतलब साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये हमने पढ़ा कि कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में एब्सोल्यूट चार्ज का ट्रांसफर इज नेसेसरी। व्हाट इज एब्सोल्यूट चार्ज, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में एब्सोल्यूट एंड पार्शियल चार्जेस के बारे में, आप वहां जाके जरूर देखिए कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक कंप्लीटली ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, तो यही होता है कि भैया चार्ज जो है, ये मान लीजिए कि एटम ए है और बी है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होकर के इसके पास पहुंचा, तो इस पर कंप्लीट पॉजिटिव डेवलप हुआ, इस पर कंप्लीट नेगेटिव डेवलप हुआ। ये आयनिक बॉन्ड का केस है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ सिर्फ शेयरिंग होती है ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसके तरफ क्लाउड का पहाड़ थोड़ा ऊंचा रहेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके तरफ क्लाउड का पहाड़ थोड़ा नीचे रहेगा। एक खिंचाव सा होता है, इसको डायपोल मूवमेंट कहते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर ये ए और बी टूटे और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है बी की तो। आपने कहा ये भी बात सर समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आई। एक आखिरी बात जो मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आपने कहा सर ये कौन सी बात है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर कैसे है? तो आप कहेंगे कि सर आयनिक बॉन्ड्स के अंदर ए से बी तक, मान लीजिए कि ये है,
सोडियम का केस लीजिए जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो यहाँ 281 है और यहाँ 287 है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो है क्लोरीन के पास, बट कौन जानता है कि किस रास्ते से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, नहीं पता है। जबकि अगर HCl ने बॉन्ड बनाया है तो आपको पता है, नहीं पता है तो आगे जाके पता चल जाएगा कि यहाँ पर H होगा, यहाँ Cl होगा। H के पास S सबसेल है, तो क्लोरीन एटम के दोनों तरफ हम ऐसे p ऑर्बिटल बनाएंगे और यहाँ पर H, तो देखिए ये H है, ये Cl है। तो यहाँ पर क्लाउड का ओवरलैप जहाँ हुआ है वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं। इस तरह से बॉन्ड बनता है। इधर से क्लाउड आया किसका, 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 हाइड्रोजन का, इधर से क्लोरीन का, और दोनों मस्त ऐसे ओवरलैप किया ऐसे। तो आपको दिख रहा है ना कि देयर इज अ पाथ। हाँ, इस पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रुक जाएगा, नहीं, इस पाथ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन विल ऑलवेज बी देयर बट ऑन अ फिक्स्ड पाथ। तो एटम्स जो दोनों इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्डिंग में, वो रिलेटिवली अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, यही कहानी है। अब यहाँ क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और कंप्लीट ट्रांसफर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेटल को आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जरा सुनिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from the outermost shell of an atom and fetch it to infinity। मतलब वो एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज हाई वेलोसिटी से घूम रही है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि थ्योरेटिकली तो इलेक्ट्रॉन की कुछ भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकली अगर देखें तो लाइट की वेलोसिटी से थोड़ी सी कम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर अटेन करेगा अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट, फिर भी 3 × 10⁶, 3 × 10⁷ मान लीजिए, या 1 × 10⁷ के ऑर्डर की भी अगर वेलोसिटी है तो कितनी ज्यादा वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी से घूमते हुए किसी पार्टिकल को आपने एटम से निकाला है, तो वो तो इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा। और वो इलेक्ट्रॉन है, सोच लीजिए जैसे ये इतना हाइट हमारे आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, बट एक चींटी के लिए इतना हाइट क्या है, 5 फीट 6 7 8 इंच का हाइट क्या है, उसके लिए तो इनफाइनाइट है, क्योंकि चींटी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक छोटा सा डिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है। तो अगर वो इतने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो वेपर फेज में जाता है, आज पढ़ाऊंगा वो, लेकिन किस रास्ते से जाएगा ये हम नहीं जानते। दैट्स व्हाई आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। बताऊंगा क्या होता है बाद में, अभी नहीं, अभी तो पहले सीखना है हमको और कुछ। तो आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकता है, आइसोमेरिज्म नहीं, जबकि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म नहीं। आइसोमेरिज्म मतलब शेप वगैरह की बात आप करोगे, स्ट्रक्चर वगैरह की बात करोगे, तो शेप और स्ट्रक्चर की बात आप सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड में करते हो, कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में करते हो, आयनिक बॉन्ड वाले में नहीं करनी है। तो दिमाग में डाल लीजिए इसको कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, अच्छी बात है सर। अगर अब हमको कोई पूछे कि सर आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया आपने, ठीक ठाक सा समझ में भी आ गया है, दूसरी एक बात कि और भी आपने अभी बताया कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो सर प्रॉपर्टीज क्यों भूल रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज जरा देखिएगा। तो मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कहते किसको है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं पहले बता दूं, काफी सारा प्रीवियस वर्क कराया है मैंने आपको, प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है, सीरियस होकर के पढ़िए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में आप देखेंगे कि इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है, शॉर्ट में ना लिखूं, मैं अच्छे से लिख दूं, दे हैव हाई लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी मेरे बच्चों, तो लैटिस एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी होता क्या है, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइज होता है, मान लीजिए कि एक क्यूबिकल फॉर्म में क्रिस्टलाइज हुआ, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, और इस क्यूबिकल फॉर्म में ये क्रिस्टलाइज हुआ और इसके सेंटर पे Na+ है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे जो आपके पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स क्या है, Cl- है। मैं किस सेंटर की बात कर रहा हूँ, दिस Na+ इज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, नॉट फेस सेंटर। तो जो बॉडी के सेंटर पे होगा, बिल्कुल हवा में लटका हुआ, उससे इक्वी डिस्टेंस होंगे सारे क्लोरीन। तो भैया इसकी कुछ एनर्जी होगी, बनने के दौरान जितना ये रिलीज किया होगा उतनी ही एनर्जी दोगे तो ये टूट जाएगा। और एक बात अभी ध्यान से लिख लीजिएगा, अगर इसका एक भी बॉन्ड टूटा तो ये पूरा लैटिस बिखर जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड भी टूटा तो ये लैटिस लैटिस नहीं रहेगा। लेकिन जब क्रिस्टलाइज हुआ था NaCl बनने के बाद, तो इस तरह से लैटिस बनी थी। अभी
ध्यान रखिए, अभी हम लोग यहाँ पर दो मेथड पढ़ने वाले हैं लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के। आज के क्लास का मेन टॉपिक वही है, मजा आने वाला है। तो हाई लैटिस एनर्जी हो गई। सेकेंड पॉइंट, लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे ये। आपने बोला ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स हैव नो रेगुलर ट्रेंड इन देयर ब्रेकिंग। जैसे आप मान लीजिए कि ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल थे, अभी अभी आपको मैंने प्रूफ किया है कि वाई आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओवरलैप नहीं होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो जाता तो है इलेक्ट्रॉन कहाँ, एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ, एक डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, लेकिन किस रास्ते से जाता है वी डोंट नो, नोबडी नोज। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल नेचर, काफी अच्छी बात है सर। इसलिए मैंने बोला कि आयनिक कंपाउंड्स हैव नो रेगुलर ट्रेंड इन देयर ब्रेकिंग। आप जैसे एक ही बिस्किट को 20 बार फेंको तो 20 बार जमीन पे गिर के अलग तरीके से टूटता है, उसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कब कहाँ टूटेगा पता नहीं, लेकिन एक भी बॉन्ड टूटा नहीं कि कंपाउंड वाटर के अंदर घुला नहीं। लैटिस के सारे बॉन्ड्स टूटना नेसेसरी नहीं है, एक भी बॉन्ड टूटेगा कंपाउंड फटाक से घुल जाएगा। आपने बोला ठीक है। हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने कहा सर ये भी बात हम लोग को पता ही है, एब्सोल्यूट चार्ज डेवलप होंगे तो आपने पढ़ा होगा कुलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एग्जैक्टली आपको सारे आयंस के बीच में, ये बॉडी सेंटर पे जो Na+ था और ये सारे जो Cl- थे, इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है सर कि ये आयन, ये लैटिस जो है ये स्टेबल होता है, एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा था सर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो आयनिक बॉन्ड का एक नाम याद करिए, पोलर बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड का एक नाम पोलर बॉन्ड भी होता है। तो वाटर के अंदर जो सॉल्युबल हो जाए उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, या जिसमें आयनिक कैरेक्टर होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। एकदम काफी अच्छे से इस बात को दिमाग में डालिए कि आयनिक कैरेक्टर वाला कोई भी कंपाउंड जो वाटर में घुल रहा है तो आप कहेंगे कि उसमें आयनिक कैरेक्टर है, तभी वो वाटर के अंदर घुल रहा है। तो यहां पर अगर लाइक डिजॉल्व लाइक से हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, कि भैया वाटर में इसको डिजॉल्व होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए फिर बहक जाएंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन ठीक है। पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर चीज को थोड़ा सा घोलने की क्षमता रखता है, बहुत ज्यादा नहीं घोलेगा तो थोड़ा ना थोड़ा तो घोल ही लेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ऑलमोस्ट 80 होता है, गूगल वाले बच्चों के लिए 78.92 या 96 होता है। बट आप किसी भी अच्छे किताब में देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80, विच इज मैक्सिमम फॉर एनी सॉल्वेंट। उन्हें दुनिया का सबसे तगड़ा सॉल्वेंट है। हिंदी में सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, अंग्रेजी में यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ डिग्री मेजर। ये एक नंबर है जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी सॉल्वेंट की कितनी एबिलिटी है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन को एक दूसरे से दूर रखने की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट। अच्छा एक बात बताइए, जैसे दो बच्चे क्लास में आ रहे थे, देयर आर टू किड्स, दोनों क्लास में आ रहे थे, दोनों के हाथ में किताबें थी ऐसे भरी हुई। तो एक ने दूसरे को कुछ कह दिया, दूसरे ने पहले को कुछ कह दिया, मतलब कुछ ऐसा हॉट वर्ड एक्सचेंज हो गए दोनों के बीच में। तो पहले ने कहा मैं तुमको देख लूंगा, दूसरे ने कहा मैं तुमको दिखा दूंगा। ऐसे ही देखने दिखाने की बात करते हुए आ रहे थे। मारपीट वहां क्यों नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही कि दोनों के हाथ में किताबें हैं। अब वो दोनों उसी तनाव में रूम में आते हैं और टेबल पे बुक रखते हैं, और वहां पर मान लीजिए कि एक फैकल्टी खड़ा है पढ़ाने के लिए, एक टीचर खड़ा है पढ़ाने के लिए। तो फैकल्टी खड़ा है तो क्या दोनों लड़ जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या वो दोनों के बीच का तनाव खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या वो दोनों आपस में धड़ाम से भिड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भिड़ना चाहते हैं। कब तक नहीं भिड़ेंगे, जब तक वो फैकल्टी वहां खड़े हैं। आपने कहा कि अच्छी बात है सर, समझ में आ रहा है। तो वाटर जब तक, कोई कंपाउंड पानी में घुला हुआ है तब तक वाटर क्या करके रखता है, ऑपोजिटली चार्ज आयन को दोनों को सेपरेट करके रखता है। दोनों के चारों तरफ वाटर घेरा डाले रहता है और दोनों को चिपकने से रोकता है वापस।
शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जब तक मैं या कोई भी फैकल्टी क्लास में खड़े हैं वो दोनों बच्चे आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है टू होल्ड अपोजिटली चार्ज्ड आयंस सेपरेटली, दिस इज गवर्न्ड बाय अ नंबर, डिग्री मेजर का मतलब नंबर, तो दैट नंबर इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम माना गया है, मैक्सिमम होता है, किसी भी चीज को थोड़ा ना थोड़ा अपने अंदर गोली लेता है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी है। हाई लैटिस एनर्जी वाले होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, पता ही है। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनिक कंपाउंड्स हैव नो रेगुलर ट्रेंड इन देयर ब्रेकिंग, क्यों? क्योंकि दे आर नॉन डायरेक्शनल, हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड यहां मैं लिख ही देता हूं, बाद में पढ़ा दूंगा। दे शो आइसोमॉर्फिज्म मेरे बच्चों, आइसोमॉर्फिज्म ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यू नीड टू हैव कोवेलेंट बॉन्ड विद इन यू, आपको कोवेलेंट बॉन्ड रखना पड़ेगा। आपने कहा सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। आया तो अच्छी बात है, चलिए इसको क्लीन करते हैं। अगर आप 11th के बच्चे हैं या जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज कॉपी कलम के साथ बैठें, क्लास की तरह इसको ट्रीट करें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहता है कि पढ़ पढ़ के पास कर लेंगे सर, पढ़ पढ़ के कोई एग्जाम पास नहीं होता है, लिख लिख के पास होता है। आप आज तय कर लो कि मैं जेई की या नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं लिख के 50 नोटबुक भर दूंगा, बस इतना कर लो सर। क्या बनाऊंगा क्या नहीं बनाऊंगा मतलब नहीं। 50 नोटबुक्स, मोटे मोटे वाले, ये नहीं 2 रुपए वाले। एग्जाम क्रैक ना हो तो कहना। आपने कहा ठीक है। अब आते हैं जरा, बहुत प्यार से सुनिएगा, आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, नाम है उसका लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी देखने की आपको जरूरत है। ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, UL ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं पे सीधा LE लिख दिया जाता है लैटिस एनर्जी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहां पर केमिस्ट्री में डेफिनेशन ही सब कुछ है, डेफिनेशन इज एवरीथिंग, तो आप डेफिनेशंस को कभी ना भूलें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when 1 mole of bonds of a particular type is formed during the formation of a lattice, during the formation of a lattice। मैं आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि डेफिनेशंस का क्या महत्व होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये। कि कोई जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, कब? जब 1 मोल बॉन्ड बनेगा किसी एक पर्टिकुलर टाइप का, तो उसको हम लोग कहेंगे कि भैया ये कौन सी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी। आपने कहा ठीक है सर। अगर हमको पूछा जाए कि लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी के अंदर, लैटिस एनर्जी के अंदर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। और एक है इनडायरेक्ट मेथड, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इनडायरेक्ट जो मेथड है, इसका नाम है बॉर्न हैबर्स साइकिल, या इसको बॉर्न हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। कि आज शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 11th में आज पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड बनता कैसे है। हम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि इसको डाल दिया उसको डाल दिया बन गया, सब्जी नहीं बनानी है, कंपाउंड बनाने हैं। देखिएगा, तो दिस इज बॉर्न हैबर साइकिल। और डायरेक्ट मेथड को हम लोग कहते हैं कैपस्टिंस्की इक्वेशन। नाम देखिए कितना खतरनाक है, कैपस्टिंस्की। तो जो कैपस्टिंस्की इक्वेशन है, दैट इज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, एंड बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज्ड फॉर द इनडायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। आपने कहा अच्छी बात है सर। होते क्या है सर? होते क्या है देखो जरा बहुत ध्यान से। जैसे अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, थ्योरेटिकली बात करें, तो आप कहोगे कि सर थ्योरेटिकली तो ऐसे बनेगा NaCl, Na सॉलिड आया होगा, हाँ सर आया होगा, जनरली सोडियम सॉलिड फेज में होता है। यहाँ पर हाफ मोल ऑफ Cl2 हमने लिया होगा, किस फेज में? गैस के फेज में होता है क्लोरीन। जिसका जो नेटिव फेज है, जिसका जो ओरिजिनल फेज है उसको लो, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका NaCl बन गया है और ये सॉलिड फेज में बना है, और साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है।
तो अगर एनर्जी रिलीज की मैं बात कर रहा हूँ तो थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन कहता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप निगेटिव में लिखते हैं। हमने कहा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो एनर्जी जो रिलीज हुई निगेटिव में, प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। आपने कहा ठीक, अच्छी बात, समझ में भी आ रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब बच्चा हमेशा याद रखिएगा टोटल हीट। ये सब टर्म सर आप कब कब डिटेल में पढ़ाओगे थर्मोडायनेमिक्स में। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अंग्रेजी में लिखते हैं डेल्टा एच एफ। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। डेफिनेशन देखिएगा इसका, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ऑब्वियसली यहां पर लिखना पड़ेगा द एनर्जी विच इज रिलीज्ड, the energy which is released when 1 mole of a compound is formed from where बच्चा, from its constituents, जो भी उसके घटक हैं constituents in which state, in their standard state। तो ये बात आप अभी से दिमाग में डाल लीजिए। दो बातें, एक लैटिस एनर्जी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड जब बनता है किसी लैटिस को बनाने में उस समय कितनी एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरी बात कि द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय, दो बातें इंपॉर्टेंट कि एक 1 मोल होना चाहिए और दूसरा स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। देखो ये सॉलिड तो सॉलिड, ये गैस तो गैस, और NaCl। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि यहाँ 2 मोल लेकर के इसको 2 मोल NaCl बना देता, लेकिन नहीं। तब इस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम डेल्टा एच एफ नहीं कहते, क्योंकि डेल्टा एच एफ तभी कहेंगे जब कंपाउंड कितना बने, सिर्फ 1 मोल। तो इसके लिए इधर हमने क्या किया, ½ Cl2 कर दिया। ने कहा सर अच्छी बात है, ये दो बातें समझ लीजिए काफी अच्छे से, तब आगे की कहानी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। आपने कहा बढ़िया बात है सर, आगे बढ़ते हैं। दिखाइए, दिखा रहे हैं इसको, हो सके तो आप नोट डाउन कर लें। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठे, बहुत पेन है भाई वीडियो बनाने में। वह दिन भर क्लास लेकर के आदमी थका हारा आता है। क्यों बना रहा हूँ, बस मैं फिर से बोला कि जो भी नॉलेज मेरे पास है उसको मुझे अमर बना देना, इमॉर्टल बनाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये सारा वीडियो वहां रहेगा, जिसको जरूरत हो, जहां से जरूरत हो आप इसको देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी, ये किताबों का निचोड़ है, कई किताबों का निचोड़ है ये एक दिन में नहीं आता है। आप देखेंगे अभी थोड़ा सा आगे बढ़िए। चलिए, तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन में हमने अभी आपको कुछ चीजें दिखाई हैं। हिंदी में अगर आसान भाषा में समझें तो सर, लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब 1 मोल ऑफ कोई बॉन्ड पर्टिकुलर टाइप का बनता है लैटिस के फॉर्मेशन के दौरान, तो उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। गुड। और अगर हम थ्योरेटिकली देखें किसी रिएक्शन के प्रोसेस को, तो उस समय 1 मोल कंपाउंड बनने में स्टैंडर्ड स्टेट से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच एफ, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दोनों में रिलेशन के, दोनों हीट है। जितना ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में एफिनिटी होगा एक दूसरे के लिए, जितना वो एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे उतना ही ज्यादा हीट रिलीज होता है मेरे बच्चों। इसलिए डेल्टा एच उस प्रोसेस का उतना ज्यादा निगेटिव होता है। क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पहली बात तो ये कि इनडायरेक्ट मेथड है लैटिस एनर्जी के कैलकुलेशन का, और नाम है इसका बॉर्न हैबर्स साइकिल। आपने कहा कि सर मजा आ गया इसमें नाम ही सुन करके। चलिए, तो हमने आपको भी बताया था कि आपका जो मेथड 1 है, जो तरीका नंबर 1 है, वो क्या बताता है हमको, कैसे बनेगा Na सॉलिड प्लस ½ Cl2 गैसियस स्टैंडर्ड स्टेट में, इससे 1 मोल NaCl बन जाएगा और प्लस डेल्टा HF रिलीज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका साइन निगेटिव में होगा, ऑब्वियस सी बात। दिस इज विच अप्रोच, मेथड 1 इज थ्योरेटिकल। लेकिन हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों वो है मेथड 2, कि एक्चुअल में सर कैसे होता होगा फॉर्मेशन, ये जरा बता दो। तो मैं दोनों तरह से एक बार डायग्राम से बताता हूं आपको। हम लोग एक वैक्यूम चैम्बर लेते हैं, दिस इज नथिंग बट अ वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम में डबल यू होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो हमने वैक्यूम चैम्बर लिया है, एक तरफ से यहाँ पर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इनलेट, और एक इस तरफ से इनलेट दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका सोडियम वेपर, याद रखिएगा मेरे बच्चों, सोडियम वेपर फॉर्म में आता है।
और इस तरफ से आपका क्लोरीन Cl2 वेपर फॉर्म में आता है और ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। मैंने पहले ही बताया आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा वो हमको पता नहीं चलता है, जाएगा जरूर सोडियम से क्लोरीन के पास। तो जब यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन या कूलिंग के बाद आपको यहाँ पर NaCl गिरता हुआ दिखेगा। ये कहानी होती है एक्चुअल में। उसी कहानी को पढ़े लिखे लोगों की तरह हम लोग समझते हैं, उसी कहानी को पढ़े लिखे लोगों की तरह हम लोग समझते हैं। आपने कहा समझिए सर। एक्चुअल मेथड 2 जिसको बॉन्ड हैबर साइकिल कहते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले सोडियम एटम लेते हैं, आपने कहा ठीक है, सॉरी सोडियम सॉलिड लेते हैं और इस पर हम लोग एटोमाइजेशन एनर्जी का प्रयोग करते हैं। डेल्टा AH माइनस लिखा जाता है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, बस इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंथैल्पी को डेल्टा AH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तरीका है क्योंकि जो विदेशी राइटर्स की बुक पढ़ोगे उसमें इंथैल्पी के बगल में ऐसे माइनस लगा देता है, तो खैर आप ना चाहे तो ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा AH हो गया इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको गरीब लोग सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी जो किसी सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने में यूज में होती है। तो डेल्टा AH इज ऑफिशियल वर्ड, सब्लिमेशन एनर्जी इज अ लेमन टर्म। आपने बोला ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। चलिए, या इसको डेल्टा सब्लिमेशन H माइनस भी कहते हैं। क्यों नहीं आप लोग ईज के साथ इस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों नहीं कर पाते? आसान तो है भाई, नाम अलग है। केमिस्ट्री इज नॉट टफ, द टर्म्स आर टफ। आपने बोला हो सकता है। अब यहाँ पर सोडियम क्या बन जाएगा, Na गैसियस बन जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। अब ये अकेला है, आइसोलेटेड है और गैसियस स्टेट में है, तो याद करिए मेरा बात, इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान केवल केवल मेरे बच्चों आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट में ही संभव है। आपने कहा कि सर बहुत बढ़िया बात है, समझ में नहीं आया लेकिन मजा आ गया, तो समझा देते हैं। जो एटम आइसोलेटेड नहीं होगा, जब तक किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, उसको पहले टूट के खुद को अकेला करना होगा, आइसोलेट। जैसे आपको भी अगर सफलता चाहिए जीवन में तो यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, तो आइसोलेट करना होगा। गैसियस एटॉमिक स्टेट, तो देखिए आइसोलेट हो गया, सारे एटम अलग अलग हो गए, वेपर फॉर्म में आ गया। अब आप इसके ऊपर डेल्टा आयनाइजेशन H माइनस यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या आप इसको गरीबों की भाषा में कहेंगे तो हम लिख देंगे कि भैया लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोगे आप? आपने बोला देंगे सर। अब जैसे डेल्टा IH1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, जिसको आप IE1 भी लिख सकते हो। मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको, जो कंफर्टेबल लगे वो नोटेशन का प्रयोग करिए। बात समझिए, पहले एटम सॉलिड था, उसको वेपर बनाया, वेपर पे आयनाइजेशन एनर्जी दी, अब ये तब्दील हो जाएगा Na प्लस गैसियस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो चुका है। बगल में Cl2 का केस है, तो देखिए Cl2 पहले से गैस था। कोई बोलेगा सर यहाँ भी डेल्टा एटोमाइजेशन देंगे या डेल्टा वेपराइजेशन देंगे, पहले से भाई गैस है, तो आपको सिर्फ इसको आइसोलेट करना है। तो आप डेल्टा डिसोसिएशन H माइनस दो कि ये Cl और Cl ऐसे जुड़े हुए होंगे, तो मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा नहीं, उसके लिए उसको एटम बनना होगा पहले। तो डेल्टा डिसोसिएशन H माइनस दोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये एक Cl एटम अलग, दूसरा Cl एटम अलग। आपने बोला अच्छी बात है। तो यहां से जब डिसोसिएशन करा लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन एटम नीचे आएगा और ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। आपने बोला ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा था, ये इस क्लोरीन को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा वो, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन H माइनस। मेरे को आदत है लिखने की, तो आप भी अपना आदत बना लो थोड़ा, H माइनस बड़ा अच्छा लगता है देखने में। इंथैल्पी का रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंथैल्पी, और इसका नाम हो गया डेल्टा H, इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, Eg से इलेक्ट्रॉन गेन। गरीबों की भाषा में इसी को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हो, याद करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज अ क्वालिटेटिव टर्म, दिस इज अ क्वांटिटेटिव टर्म। आपने बोला बढ़िया बात। तो जैसे क्लोरीन को इसका इलेक्ट्रॉन मिला, खुशी खुशी में धराधर एनर्जी रिलीज कर दिया, ये तो हम चाह रहे थे, और खुद को कन्वर्ट कर लिया Cl माइनस गैसियस में मेरे बच्चों। और जब ऐसा हुआ तो ये दोनों मिल करके अब बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा, NaCl। और जैसे ये NaCl बनाएगा, यहाँ पर NaCl के बनने के दौरान ही वो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं या UL ऐसे कहते हैं। देखिए पूरा प्रोसेस देखिए, पूरा प्रोसेस देखिए, ठीक है सर। अगर मान लीजिए कि हम इस तरीके से आए तो भी, या
हम ऐसे जाएं तो भी Na प्लस और हाफ Cl2 मिलके NaCl और प्लस डेल्टा HF रिलीज कर रहा है, तो बात तो बराबर ही है सर। आप यहाँ जा रहे हो थ्योरेटिकल वे है जो मैंने ऊपर लिखा है, और आप मेथड 2 में प्रॉपर तरीके से जा रहे हो। तो मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो तरीका तो वही है, चले समान जगह से है, मतलब रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। तो एक आदमी था सर, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही प्यारा आदमी। द नेम ऑफ द आदमी वॉज हिस, HESS। तो इसको बोलते हैं हेस लॉ। हेस लॉ में ये कहा गया कि इफ द इनिशियल reactants are same and final product is same, if the initial reactant are same and final product is same, then the enthalpy change, कौन सा चेंज मेरे बच्चों, then the enthalpy change must be same irrespective of the path, irrespective of the path। बहुत प्यारा बात। हालांकि आम जीवन में ये सही नहीं होगा, आम जीवन में ये सही नहीं होगा, बट अगर हम देखें तो थोड़ा सा समझ में तो आ सकता है कि सर आप यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको शुरू पटना से करना, पहुंचना दिल्ली है। तो ये लॉ ये कह रहा है कि आप यहाँ से चले और पहले गए श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे, कोई बंदा यहाँ से कोलकाता गया, वहां से दिल्ली पहुंचा, कोई सीधा पटना से दिल्ली पहुंचा, तीनों का खर्चा बराबर होगा। ऐसा आम जिंदगी में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, तभी तो कहा गया है सीधा एक शब्द में कि इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज डेल्टा H डायरेक्टली, डायरेक्ट इज इक्वल टू डेल्टा H मेरे बच्चों इनडायरेक्ट। एकदम खून में डालो इस बात को कि जितना हीट चेंज डायरेक्ट प्रोसेस में होगा उतना ही हीट चेंज इनडायरेक्ट प्रोसेस में होगा अगर इनिशियल रिएक्टेंट सेम हो एंड फाइनल प्रोडक्ट सेम हो। आपने बोला सर बढ़िया बात, देखो इसका चमत्कार दिखाता हूँ, इस बात को आप नोट कर लें, कभी भूलें ना, और इस बात को याद रखें तो आप ये सारा काम कर पाएंगे खुद से। आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान संभव है। आपने बोला ठीक बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत ही बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। देखिए मैं सेकेंड मेथड को मिटा रहा हूँ और अब बहुत प्यार से हम लोग का बॉर्न साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मैं एक न्यूमेरिकल भी आपको दे दूंगा, इसका मैं एक न्यूमेरिकल भी आपको दूंगा। हालांकि न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते हैं अब इस पे, लेकिन क्या ही दिक्कत। अब देखिए जरा कि फर्स्ट प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज को क्या कह रहे हो आप, डेल्टा HF, जिसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये कौन सी हीट है या कौन सा एंथैल्पी है, ये वो हीट है जो तब रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जो गैस है उसको गैस रहने दो, सॉलिड है सॉलिड रहने दो, उस केस में जो हीट रिलीज हो, ठीक है। अब डेल्टा HF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एटोमाइजेशन H माइनस, जिसको हम सब्लिमेशन एनर्जी कह रहे थे वेपर में बनाने के लिए, प्लस डेल्टा आयनाइजेशन H माइनस। आपने बोला बढ़िया बात है, प्लस आगे बढ़ते हैं, और कौन सी एनर्जी रिलीज हुई थी उधर, डेल्टा डिसोसिएशन H माइनस जो Cl2 को हमने दिया था, प्लस डेल्टा EgH माइनस, और प्लस सबसे लास्ट में जो रिलीज हुई थी लैटिस एनर्जी थी। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। अब क्या होता है सर कि आता है थर्मोडायनेमिक्स और वो लगा देता है अपना साइन कन्वेंशन कि भैया किसको साइन, मतलब किसका साइन आप क्या मानोगे। जैसे लाइट चैप्टर था 10th के अंदर, हर चीज का कुछ ना कुछ साइन था। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम है, रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, उसको आप क्या लो मेरे बच्चों, निगेटिव लो। और अगर कोई एनर्जी गिवन टू द सिस्टम है, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। आपने कहा बिल्कुल लेंगे सर। अब बताइए हमको कि ये डेल्टा HF सिस्टम से रिलीज हो रहा था, तो डेल्टा HF क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। डेल्टा AH आप दे रहे थे तो हो जाएगा पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी आपने दी है पॉजिटिव, डिसोसिएशन एनर्जी आपने दे रही है, Cl2 का जो बॉन्ड तोड़ने के लिए दिया था तो पॉजिटिव, और डेल्टा EgH माइनस ये सिस्टम से निकलने वाली एनर्जी तो नेगेटिव, और लैटिस एनर्जी भी
निगेटिव में आनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम का स्टेबलाइजेशन होगा, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। अब अगर आप में इन सारी वैल्यू आपको दे दी जाए, नाउ इफ द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एफ, डेल्टा ए एच माइनस, डेल्टा आई एच माइनस, डेल्टा डिसोसिएशन एच माइनस एंड डेल्टा ईजी एच माइनस आर given, then लैटिस एनर्जी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। अब आप इससे लैटिस एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पर एक चीज किए जो आप लोगों ने शायद थोड़ा कम ध्यान दिया, कि हमने इसके इक्वेट क्यों किया। इसी को इक्वेट करने के लिए हम लोगों ने हेस लॉ का प्रयोग किया, बाय यूजिंग हेस लॉ, जो कहता है कि इनिशियल रिएक्टेंट यदि सेम है और फाइनल प्रोडक्ट यदि सेम है तो एंथैल्पी चेंज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। आपने कहा सर बहुत ज्यादा मजा आ गया है। ये इनडायरेक्ट मेथड क्यों है? बिकॉज वी नीड टू फाइंड मेनी ऑफ द वैल्यूज, दीज ऑल वैल्यूज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। आप अपने से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लैब में कैलकुलेट करके आपको दी जाएंगी, एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज एंड दिस इक्वेशन यू कैन बी एबल टू फाइंड, मेरे बच्चों, व्हाट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो लैटिस एनर्जी NaCl का होता है 182.5 किलो कैलोरी पर मोल में दी जाती है। और अगर आपको पूछा जाए कि किलो कैलोरी को आपको किलो जूल में बदलना है, तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 किलो जूल के बराबर होता है। तो आप इसको यूज कर लेंगे, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये सब बात आपको सिखानी थी जो मैंने सिखा दी। अब इससे भी जरूरी एक बात है, थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। न्यूमेरिकल हो सका तो आज कराऊंगा, नहीं तो अगली क्लास में करा दूंगा। आपने कहा ठीक है सर करा देना, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझिए कैसे कैसे खेल घूमा, और आज हमने देखा कि NaCl कैसे बनता है। अगर NaCl ऐसे बना करके यूज करना हो तो शायद देश में 1% परिवार को छोड़ करके, जो काफी पैसे वाले हैं, किसी को नमक नसीब नहीं होगा। वो तो समंदर के पानी को इवेपोरेट करके अपन ले पाते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। नहीं तो ये काफी कम्बरसम, काफी टीडियस, काफी कॉस्टली प्रोसेस है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम सब लोग को संतोषी माँ का भक्त होना पड़ता। संतोषी माता का जो पूजा करता है नमक नहीं खाता है, बाय द वे। चलिए, तो इनडायरेक्ट मेथड तो हो गया सर। अब आते हैं कि सर डायरेक्ट मेथड क्यों आप कह रहे थे, क्या ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है? आंसर है नो बच्चा, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट देखिएगा कि इसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। आपने कहा ठीक है सर दिखा दो। तो डायरेक्ट मेथड इज नथिंग बट कैपस्टिन्स्की इक्वेशन। इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप गूगल पे रिसर्च ना करना, मैंने कर लिया है। तो जो लैटिस एनर्जी होती है या UL होता है, ये होता है 120200 टाइम्स गामा टाइम्स Z प्लस इंटू Z माइनस। देखिएगा मैं सारा बताऊंगा कि होता क्या है। Z प्लस इंटू Z माइनस, मॉड लगा दिया मैंने यहाँ पे, आपने बोला ठीक है, डिवाइडेड बाय R इंटू 1 माइनस 34.5 बाय R, एंड आंसर विल बी इन किलो जूल पर मोल। बहुत ध्यान से मेरे बच्चों, ये क्या है 120200, दिस इज कैपेसिटेंस की कांस्टेंट। गामा क्या है सर? गामा है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एन आयनिक, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होगा तभी आप लैटिस एनर्जी की बात करोगे। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर लैटिस एनर्जी की क्या ही बात करनी है, बहुत अच्छी। चलिए, Z प्लस और Z माइनस क्या है आपको पता ही है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देता हूं। जैसे NaCl आपका एक कंपाउंड है, तो इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, कितने मोल आयंस दे सकता है? 2 मोल। अगर Na2SO4 आपका कोई कंपाउंड है तो कैसे टूटेगा, 2 मोल Na और Na पे चार्ज प्लस और एक SO4 2 माइनस, तो इस केस में गामा की वैल्यू क्या होगी 3। आपने बोला ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर चुके हैं तो R क्या है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। R को कहते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस, और इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होता है, ये कैटायन का साइज प्लस एनायन का साइज का सम होता है। ये दो जगह R और दोनों R का, यही R प्लस और R माइनस, कैटायन और एनायन का साइज दिया होगा, उसका सम निकाल करके आपको यहाँ पे दोनों जगह डालना पड़ेगा, यहाँ भी सम और यहाँ भी सम।
then you will be able to calculate the lattice energy directly from this equation called capacitance की equation. क्या सर हम लोग को डायरेक्ट कभी पूछा जाएगा? आंसर है बिग नो, नहीं पूछा जाएगा. क्यों पढ़ा रहे हो सर, फिर नहीं पूछा जाएगा? तो देखिए कुछ काम है तभी पढ़ा रहा हूँ, बिना बात के नहीं. एक बहुत फेमस क्वेश्चन है सर, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, that is based on the lattice energy calculation. That is based on the lattice energy calculation. आपने कहा ठीक है. जैसे और यहां पर हम लोग को बोल दिया कि हमारे पास ये NaCl है, KCl है, RbCl है और CsCl है. एंड क्वेश्चन है कि arrange them, question is arrange the following compounds in what बच्चा, in increasing order of कौन सा एनर्जी, लैटिस एनर्जी. बहुत सुंदर बात. कैसे सर? तो देखो हमको सारे फैक्टर्स एक ऑर्डर में लगाने होंगे. आपने कहा कि सर Z प्लस इंटू Z माइनस का मॉड, तो यहाँ देखो सब पे कितना चार्ज है, +1 Na पर, और Cl पे भी -1, यहाँ भी +1 और -1, यहाँ भी +1 और -1. मैं सब जगह +1 क्योंकि अल्कली मैंने करवा दिया है रेडॉक्स में. अल्कली मेटल्स कैन नेवर टेक एनी ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन +1, लेट द कंपाउंड बी एनी. कंपाउंड कोई भी रहेगा, +1 छोड़ के कुछ लेगा नहीं. तो सब में जब +1 -1 है मेरे बच्चों, तो क्या इस आधार पे आप इसको कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. दूसरे फैक्टर पे आते हैं गामा. यहाँ भी एक मोल कैटायन एक मोल एनायन, गामा 2 गामा 2 गामा 2 गामा 2 का माहौल खराब हो गया. इसका मतलब 2 factors have been failed to predict the order of lattice energy. Then here comes the third factor. याद करिए वो फॉर्मूला क्या था. फॉर्मूला 120 into गामा into Z प्लस into Z माइनस, ये मॉड में रहता है, into 1 माइनस 34.5 अपॉन R इंटरआयनिक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय R इंटरआयनिक डिस्टेंस. अब आता है इंटरआयनिक डिस्टेंस. अब R प्लस R माइनस लेते हैं, यही एक फैक्टर है. R की यही वैल्यू होती है, कैटायन का साइज प्लस एनायन का साइज. आपने बोला ठीक है. अब मेरे बच्चों गौर से देखो कि लैटिस एनर्जी का जो वेरिएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था चार्ज का प्रोडक्ट. लैटिस एनर्जी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आपने कहा भी ठीक बात है सर, लेकिन यही लैटिस एनर्जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R प्लस प्लस R माइनस के. यस सर, क्योंकि नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में. अब जिसका इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी कम. तो आपको अगर याद हो, हमको पता है कि सोडियम से बड़ा पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम से बड़ा सीजियम. अगर ये ऑर्डर ऐसा है साइज का, तो आयन का भी तो यही ऑर्डर होगा. Na प्लस से बड़ा हो जाएगा, K प्लस से बड़ा Rb प्लस से बड़ा Cs प्लस. आपने कहा ठीक है. क्लोरीन देखिए सब जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब क्लोरीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. आखिरी बात कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी घटती जाएगी. तो इस तरफ क्या बढ़ेगा, इस तरफ इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ेगा. और आपको पता है कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस तरफ जाने पर लैटिस एनर्जी मेरे बच्चों कम होगी. इसका मतलब लैटिस एनर्जी किस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ आने पे बढ़ेगी. तो लैटिस एनर्जी इस तरफ आने पे बढ़ेगी. इसका मतलब CsCl से ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी RbCl की, से ज्यादा KCl की, से ज्यादा NaCl की, और सबसे ज्यादा मेरे बच्चों सबसे ज्यादा NaCl की होगी. हाँ चलिए, तो सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉरी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट मेथड ऑफ लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन भी पढ़ें. बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं. अगर बोर्ड साइकिल पे कोई क्वेश्चन आ भी गया तो बहुत ही आसान होता है. सारा डेटा आपको दे देता है, आपको बस उसको सजा के एक आंसर ला के दे देना है. आई होप कि आप समझ पाए हैं. ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग शुरुआत ही करेंगे अपनी एक क्वेश्चन के साथ, विच इज बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन बाय बोर्न-हैबर साइकिल. मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपको इन वीडियोज को शेयर जरूर करना है. कोई भी नीडी स्टूडेंट हो जो गांव खेरों में रहता हो एंड हु हैज नो एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं. रेगुलरली मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा के डालूंगा, याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा के डालूंगा. कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. और आप घर पे अभी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट 1 विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू
टुडेज लेक्चर विच इज लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन, इसको पूरा एक बार पढ़ करके तभी आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में कल या परसों अपलोड कर दूंगा। मैं एकदम टाइम दे दे के आपको पढ़ा रहा हूँ। आप एनसीईआरटी को उसी तरह रीड करें। एनसीईआरटी में जो ऑर्डर है टॉपिक्स का बड़ा एबनॉर्मल है, मतलब शुरुआत में ही पढ़ा दिया है वो रेजोनेंस वगैरह, वो बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, ना रेजोनेंस समझ में आता, ना हाइब्रिडाइजेशन समझ में आता है। हमारा वाला क्रोनोलॉजी से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो एकदम बिल्कुल जुड़े रहिए, एकदम देसी क्लास है अपना, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे। पेन और पेपर लेकर के बैठना है। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।